ओके। आज हम सॉल्ट पॉइज़न को रिमूव किस तरह से करते हैं। एमेटिक्स आ जाता है पहले, ठीक है। एमेटिक्स में 2 चीज़ें हैं, एक इपेकैक का सिरप है। इपेकैक का सिरप के एडवांटेजेस अपनी जगह, लेकिन उसमें वॉमिटिंग 18 मिनट्स के बाद इंड्यूस करता है। दूसरा है एपोमॉर्फिन, जो कि वॉमिटिंग और शॉक की तरफ ले जाता है। एमएसएस हो गया। दूसरा है लेवाज। लेवाज इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको किस तरह से करना है। लेवाज की ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर इसको डिस्कस कर लिया जाता है। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको किस तरह की ट्यूब चाहिए, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, ये हम उधर एनआरए से देखते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो भी एनआरए से देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जिनको लेवाज के लिए यूज़ किया जा सकता है। गर्म पानी यूज़ किया जा सकता है, सलाइन यूज़ किया जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन जैसे कि MnO4 हो गया, टैनिक एसिड हो गया, या आयोडीनेटेड वाटर हो गया, उसको यूज़ किया जा सकता है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इनको हम प्रेफर कर रहे होते हैं विद पॉइजन अल्कोलाइट है या फिर सैलिसाइलेट पॉइजनिंग हुई हुई है। इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट को प्रेफर कर रहे होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। डेस्फेरोक्सामीन को प्रेफर कर रहे होते हैं आयरन की पॉइजनिंग के अंदर। वार्म कैस्टर ऑयल और वार्म वाटर को प्रेफर कर रहे होते हैं कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग के अंदर। और कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रेफर कर रहे होते हैं ऑक्सैलिक एसिड के पॉइजनिंग के अंदर। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर गैस्ट्रिक लेवाज परफॉर्म नहीं किया जाता, जिसमें कोरोसिव्स हैं, लेकिन सब कोरोसिव्स में गैस्ट्रिक लेवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। कन्वेलियंस के अंदर, फॉरेन बॉडी इंसर्शन के अंदर, पेट्रोलियम डिस्टिलेट के अंदर, वेरिसेस के अंदर और मार्केट हाइपोथर्मिया के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलें तो कॉम्प्लिकेशन में पहला तो ये है कि जिस जगह से आपने गुजारना है ना, उस जगह का ही कोई मसला हो सकता है, जैसे कि एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया हो सकता है, एंड मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, पेरोटिनाइटिस हो सकता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। आपने फ्लूइड बहुत ज़्यादा डाल दिया तो फ्लूइड जो है वो स्वीप कर जाएगा इंटेस्टाइन में, और वो फिर जब स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में चला गया तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर लोअर हो जाता है चिल्ड्रन के केस में, और माउथ गैग के ज़रिए भी जो है वो इंजरी हो जाती है। वापस आते हैं इस पर। इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर तो 10 टैबलेट से कम खाई हुई हैं तो नहीं ज़रूरत इसको करने की, लिवाज करने की। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको कुछ हैं प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको देखना पड़ता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर किस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि वो जो उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ कि किस तरह अस्पताल में डील होता है। एनीवेज, नॉर्मल एम्प्टिंग टाइम उन्होंने कहा है स्टमक का 4 से 6 घंटे होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 4 से 6 घंटे गुजर चुके हैं तो अब लिवाज नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर किसी को वॉमिटिंग हो गई है तो इसका भी ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब वॉमिटिंग हो तो गई है, सारा मटीरियल बाहर तो आ गया तो अब लिवाज नहीं करना। लिवाज 4 से 6 घंटे के बाद भी किया जाता है, लिवाज वॉमिटिंग के बाद भी किया जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्यूब जो होती है वो 40 इंचज़ होती है बेसिकली ना। इसमें जो ट्यूब की लेंथ होती है 40 इंचज़ होती है लेंथ, और विड्थ जो होती है वो 1/2 इंच होती है, ठीक है। इस तरह होता है। इसका एक अपर एंड जो होता है उस पर फिल्टर फनल लगा होता है, नीचे वाला जॉइंट होता है उस पर 3-4 परफोरेशंस मौजूद होती हैं। टोटल 40 इंचज़ है। इसका जो सेंटर है ना, हाफ जहाँ पर होता है 20 इंचज़, वहाँ पर एक मार्क लगा होता है। अब आपने उस मार्क से ज़्यादा अंदर नहीं उसे इंसर्ट करना उसके मुँह में, ठीक है। क्योंकि माउथ से कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक को अगर देखें तो वो 18 इंचज़ होता है ऑलमोस्ट, तो 20 इंचज़ जो होता है वो बस इनफ होता है, ठीक है। तो 20 इंचज़ वाले मार्क के बियॉन्ड आपने ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना। वाटर हम यूज़ कर रहे होते हैं एडल्ट्स के केस में, और सेलाइन को यूज़ कर रहे होते हैं बेबीज़ के केस में। अगर तो ना कोई अनकॉन्शियस है तो उसको प्रोन पोजीशन में लटा दिया जाता है, ताकि उसका फेरिंग्स जो है पेशेंट का वो लोअर लेवल पर रहे एज़ कम्पेयर टू लेरिक्स एंड ट्रीकिया, जिसकी वजह से फ्लूइड लीकेज या रिगर्जिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तस्वीरें आप लोगों ने देख ली, समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। क्या होता है कि पेशेंट लेटा हुआ है, आपने उसका फ़नल वाला जो एंड है वो ऊपर रखना है उसके स्टमक लेवल से, ठीक है, ये वाला फ़नल वाला एंड। और दूसरी जो ट्यूब है, ये वाली जो साइड है, ये उसके मुंह के अंदर डाली हुई है। ये माउथ गैग होता है, ये पहले वो अप्लाई किया होता है माउथ पे, ठीक है। अब ये वाली जो है पार्ट एंड यहाँ से डाला हुआ है, और ये फ़नल वाला एंड स्टमक से ऊपर लेवल से ऊपर रखा हुआ है, और इसके अंदर फिर पानी डालते हैं, ठीक है। पानी जब आपने डाल दिया है तब आपने क्या करना है कि इसका ये जो वाला जो पार्ट है ना, इसको इस तरह से प्रेस कर देना है दोनों उंगलियों से, और दोनों उंगलियों से प्रेस करके फिर इस ट्यूब को फ़नल वाले पार्ट को लाना है, मतलब जहाँ जंक्शन है ना फ़नल और इस ट्यूब का, वहाँ पर से प्रेस करते हैं। फिर इसे लेके आते हैं स्टमक के लेवल से नीचे। स्टमक के लेवल से नीचे लेके आके फिर आपने इसको ये छोड़ देना है, एंड हम अलाउ करेंगे फ्लूइड को कि वो बाहर है। नीचे बाल्टी या कोई चीज़ रख लेंगे जिसके अंदर आ जाए फ्लूइड, ठीक है। तो बाय साइफॉन एक्शन, आई गेस साइफॉन कहते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो वो बाहर आ जाएगा पानी, ठीक है, और कंटेनर में आ जाएगा जो भी बर्तन आपने बाहर रखा होगा।
2 गैलन पानी इस्तेमाल करना होता है। हर टाइम आपने 1 या 1.5 पिंट यूज़ करना होता है। पहला वॉश प्योर वाटर से करना होता है, उसको फिर एनालिसिस के लिए सेव करते हैं। बाकी वॉशेस के अंदर केमिकल एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी वॉश का थोड़ा सा पानी अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइजनिंग के सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक केमिकल एंटीडोट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर बात की कि सब्सिक्वेंट वॉशेस के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आयरन इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया तो डिस्फेराल, अगर डोरीडेन टैबलेट्स हैं तो वाटर और कैस्टर ऑयल, अगर ओपिएट है तो पोटाशियम परमैंगनेट, और अगर आधे घंटा हुआ है अभी सैलिसाइलेट्स को तो एक्टिवेटेड चारकोल। अनएब्जॉर्ब पॉइजन की बात की, एब्जॉर्ब पॉइजन्स में देखें तो डायूरेसिस कराई जा सकती है अगर सैलिसाइलेट या एम्फेटामीन का केस है। पेरिटोनियल या रीनल डायलिसिस कराया जा सकता है अगर बारबिचुरेट्स या लिथियम का केस है। बिसाइड्स दैट एंटीडोट थेरेपी अवेलेबल होती है, जिसमें जनरलाइज और स्पेसिफिक प्रोसीजर मौजूद होता है। जनरलाइज प्रोसीजर के अंदर हम ये देखते हैं कि कहाँ से एंटर हुआ है। अगर तो इंजेस्ट किया है तो एमएसएस, गैस्ट्रिक लेवाज और चारकोल वाला तरीका मौजूद है। इनहेल किया तो ऑक्सीजन थेरेपी मौजूद है, और स्किन पर है तो साबुन से धो लो। पानी सबसे बेहतरीन होता है जब आपको नहीं पता कि क्या चीज़ खा ली है उसने, तो आपने क्या करना है कि 1 से 2 कप आपने दे देने होते हैं बच्चे को कि पानी पी लो डाइल्यूशन के लिए, और 3 to 5 कप्स दे देने होते हैं एडल्ट को, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा सेक्रेटरी सर्फेस होती है, अब्जॉर्प्टिव सर्फेस नहीं होती, तो डाइल्यूशन जो होती है पॉइजन की वो यूजुअली इतनी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है। फर्दर उन्होंने क्या बताया हुआ है, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या कर सकती है कि वो अगर करा दे पाइलोरिक स्फिंक्टर की प्री मैच्योर रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से सारा गैस्ट्रिक कंटेंट चला जाए डेडम के अंदर, तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डाइल्यूशन। अच्छा, स्पेसिफिक एंटीडोट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीडोट हैं। आई गेस यहाँ पर उन्होंने 5 टाइप्स मेंशन की हुई एंटीडोट की, तो हम डेफिनेशंस इधर से देखते हैं और एग्जाम्पल इधर से भी देख लेंगे, ठीक है। फर्स्टली यहाँ पर पहला केमिकल एंटीडोट है, तो यहाँ पर से पहले केमिकल एंटीडोट को देख लेते हैं। केमिकल एंटीडोट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है कि पॉइजन किसी पर्सन ने लिया हुआ है, तो हमने वो सब्सटेंस जब एडमिनिस्टर किया है तो उसने जाके उस पॉइजन के साथ जाके केमिकल रिएक्शन किया है, और रिएक्ट करके उसने उस सब पॉइजन को नॉन टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक या लेस एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा तो काम हो गया ना। इसमें क्या है, डाइल्यूट एसिड विनेगर और कैंड फूड जूस, जो कैन फूड फ्रूट के जो जूसेस होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं अल्कलीज को। डाइल्यूट अल्कलीज जो होती हैं वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं एसिड्स को। मेक सेंस राइट। कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं जब आप उन्हें कंबाइन करें ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो वो पुअरली सॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट बना देते हैं, यानी अब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैल्शियम साल्ट दिए जाते हैं ऑक्सैलिक एसिड के उसमें पॉइजनिंग में। पोटाशियम परमैंगनेट दिया जाता है इन द केस ऑफ साइनाइड, मॉर्फिन या फॉस्फोरस पॉइजनिंग में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है कि या तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है, जैसे वीक अल्कली न्यूट्रलाइज कर दिया डायरेक्टली, या फिर वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड के केस में आप कैल्शियम सॉल्ट्स देते हैं, क्योंकि पुअरली सॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है, जो कि वहाँ पर भी बात है। बिसाइड्स दैट ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर भी देखा, ठीक है। तो किस तरह की यूज़ करते हैं, 1% सोल्यूशन की स्ट्रेंथ लेनी होती है, 100 to 150 ml स्टमक के अंदर ही रहने देते हैं इन द केस ऑफ बारबिचुरेट, साइनाइड, ओपीएम या फास्फोरस की पॉइजनिंग। दूसरे एंटीडोट की तरफ आते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। उसने जाके फिजियोलॉजिकली ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर देना होता है एज़ कम्पेयर टू जो कि पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम वगैरह पर उसने ऐड करना होता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए वो एक्ट करता है, और उसने अपोज करना होता है पॉइजन का काम। एपिनेफ्रीन देते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स के अंदर, बारबिचुरेट्स देते हैं स्ट्रिक्निंग पॉइजनिंग के अंदर, और फाइजोस्टिगमिन देते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी उन्होंने मोर और लेस सेम एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि क्लोरप्रोमाजीन देते हैं एम्फेटामीन ओवरडोज के अंदर, डायज़ेपम या बारबिचुरेट्स जो होते हैं नाउ दे आर कंसीडर्ड मोर सेफर देन क्लोरप्रोमाजीन इन द केस ऑफ एम्फेटामीन पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्टर एंटीडोट। रिसेप्टर एंटीडोट का ये सीन होता है, इन्हें फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट भी कहते हैं। इन्होंने अपोज करना होता है एक्शन, लेकिन ये सेम रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। जैसे नैलोक्सोन यूज़ होता है मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर, एट्रोपिन होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर, और फ्लोमेजनल होता है अंदर बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देख लें तो यहाँ पर नैलोक्सोन की एग्जांपल ही दी हुई है, नारकोटिक एंटागनिस्ट है। तो जब भी नारकोटिक एनाल्जेसिक्स वगैरह की ओवरडोज हो जाती है, जिसमें मॉर्फिन की एग्जांपल आ जाती है, तो नैलोक्सोन यूज़ करते हैं। नैलोक्सोन इज़ सुपीरियर टू नैलोरफिन, जो कि पहले यूज़ किया जाता था। इसके और बड़ों के अंदर डिफरेंट डोज है। पहले चिल्ड्रन के अंदर डोज देख लें तो 0.01 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट लेते हैं, IV IM या सबकट दे देते हैं बच्चों के केस में, ठीक है।
और एडल्ट्स के अंदर अगर आएँ तो 0.4 से 0.8 mg होता है। इसके अंदर डोज़ जो होती है वो रिपीट भी करनी पड़ सकती है अप टिल 3 डोजेज़। कितने इंटरवल के बाद? 2 से 3 मिनट के बाद, ठीक है। लेकिन जब सीवियर पॉइज़निंग होगी तो ऑब्वियसली लार्जर आपको अमाउंट चाहिए होगी। एंटीडोट की भी